नमस्कार बच्चों, मैं संजीत और सबसे पहले मेरे तमाम सभी दर्शकों को छठ पूजा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आज के इस क्लास में मैं बात करने जा रहा हूं क्लास 10 की हिस्ट्री चैप्टर नंबर 2 यानी कि भारत में राष्ट्रवाद के बारे में। और आपको पता होना चाहिए कि ये भारत में राष्ट्रवाद एक ऐसा टॉपिक है क्लास 10 के इतिहास के बुक में जिससे हर साल एग्ज़ाम में प्रश्न पूछना ही पूछना है। और मैं यह कोशिश किया हूँ कि इस तरह से प्रश्न को मैं सेट करने का प्रयास किया हूँ ताकि इससे एक भी प्रश्न जो है वो आपके एग्ज़ाम में बाहर ना आए। मतलब पूरे सिलेबस को मैं छोटी से छोटे प्रश्नों को भी इसमें इंक्लूड करने की कोशिश किया हूँ, बशर्ते आप इस वीडियो को पूरा देखिए। और यदि किसी भी प्रकार का मन में कोई संशय रह जाए तो आप हमसे बिल्कुल कांटेक्ट करके आप हमसे पूछ सकते हो। तो चलिए फटाफट क्वेश्चन हम लोग देखते चलते हैं, है ना। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे? चलिए हम लोगों ने यहाँ पे, हालांकि मैं वीडियो में पहले भी बात कर चुका हूँ कि महात्मा गांधी का राजनीतिक जीवन यदि देखा जाए तो दक्षिण अफ्रीका से ही शुरुआत उनकी होती है ना। और बहुत सारे वहाँ पे उन्होंने कार्य भी किए, लेकिन भारत में उनका आगमन जो है वो कब होता है तो 9 जनवरी 1915 ईस्वी को। यहाँ पे मैं एक और बात आप लोगों को समझा दूँ कि आज भी 9 जनवरी को प्रत्येक वर्ष अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस चीज़ को भी आपको ध्यान में रखना चाहिए कि 9 जनवरी 1915 ईस्वी को महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे। इसी की याद में आज भी भारत में प्रत्येक वर्ष क्या मनाया जाता है तो प्रवासी दिवस यानी कि अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस मनाया जाता है ना। तो ये क्वेश्चन तो आपसे नहीं पूछना चाहिए कि अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस कब मनाया जाता है, लेकिन ये सवाल आपसे पूछा जा सकता है कि महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे। तो याद रखना है 9 जनवरी 1915 ईस्वी से। कुछ चीज़ें मैं एक्स्ट्रा इसलिए बतलाता हूँ ताकि चीज़ों को कोरिलेट कर सकूँ, जिससे आपको वो चीज़ दिमाग में बिल्कुल क्या हो जाए, फिट बैठ जाए, है ना। अब देखिए नेक्स्ट सवाल है कि चंपारण सत्याग्रह कब हुआ। चंपारण से मैं यहाँ पर आपको याद दिला दूँ कि चंपारण महात्मा गांधी का भारत में पहला सत्याग्रह था। क्वेश्चन को इस तरह से भी घुमा के दिया जा सकता है कि भारत में महात्मा गांधी का पहला सत्याग्रह कौन सा था तो चंपारण सत्याग्रह होगा, है ना। और ये कब हुआ था तो 1916 ईस्वी। इस चीज़ को भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। इसके बाद उनका जो अगला अब आंदोलन है वो सत्याग्रह है, वो कौन सा है, खेड़ा। खेड़ा कहाँ पर है तो गुजरात में है। इस चीज़ को भी आपको ध्यान रखना है कि खेड़ा कौन से राज्य में है तो गुजरात में है। और वहाँ पे किसानों के समर्थन में उन्होंने ये आंदोलन किए थे, ठीक है। ये सारी चीज़ों का वीडियो मैं अपलोड किया हूँ यूट्यूब पे, आप लोग देख सकते हो हमारे चैनल पे। खेड़ा सत्याग्रह किस वर्ष हुआ तो खेड़ा सत्याग्रह कब हुआ है 1917 ईस्वी में। याद रखना है 15 में महात्मा गांधी अब वापस आए, 15 भारत आए, 16 चंपारण और 17 में क्या हुआ है तो याद रखना है खेड़ा, 18 में अहमदाबाद, ठीक है, 18 में अहमदाबाद, 19 में रॉलेट एक्ट, खिलाफत आंदोलन, जालियांवाला बाग हत्याकांड, 20 में असहयोग आंदोलन, 22 में चौरी चौरा। एकदम सीरियली आप लोग याद रखते चलिए। फिर से 15 में महात्मा गांधी का आगमन, 16 में क्या हुआ भाई तो चंपारण, 17 में खेड़ा, 18 में अहमदाबाद, 19 में रॉलेट एक्ट भी आया, 19 में खिलाफत आंदोलन भी चला, 19 में जालियांवाला बाग हत्याकांड भी हुआ, 20 में असहयोग आंदोलन चला, 22 में क्या हुआ कि चौरी चौरा कांड हुआ। तो 15 से 22 तक का तो मैं शॉर्ट में अभी ही आपको रिवीजन करा दिया। फिर भी मैं प्रश्न के अनुरूप आपको एक बार फिर से लेके चलूँगा उन सभी घटनाओं की ओर। तो खेड़ा सत्याग्रह आपको समझ में आ गया कब हुआ है 1917 ईस्वी में, है ना। इसके बाद देखना है अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन कब हुआ है 1918 ईस्वी में। यहाँ पर एक बात और आपको मैं बता दूं कि ये महात्मा गांधी का भारत में पहला अनशन था। भारत के इतिहास में भी यदि कहा जाए तो पहली बार कोई भी
राजनेता के द्वारा अनशन किया गया है, यानी पहली बार भारत में क्या किया गया है, अनशन किया गया है। अनशन यानी कि भूख हड़ताल किया गया है। और किस आंदोलन में, तो अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन में। और इस आंदोलन में महात्मा गांधी के साथ अनशन पे बैठी थी अनुसुईया बेन भी, ठीक है, उसको भी ध्यान में रखना चाहिए आपको। नेक्स्ट सवाल है, रॉलेट एक्ट कब लागू हुआ। ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। रॉलेट एक्ट कब आया था, 1919 ईस्वी में, ठीक है। इसी रॉलेट एक्ट से अगला सवाल है कि रॉलेट एक्ट किसकी अध्यक्षता में बना। सवाल घुमा सकता है कि रॉलेट एक्ट किसकी अध्यक्षता में बना था, तो सर सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में बना था। यानी रॉलेट एक्ट बनाने वाले कमेटी के जो अध्यक्ष थे वो कौन थे, सर सिडनी रॉलेट। इसीलिए इस कानून का ही नाम पड़ा था रॉलेट एक्ट। तो रॉलेट एक्ट से संबंधित चीज़ें आप समझ गए। चलिए अगले सवाल की ओर अब हम लोग बढ़ते हैं। और अगला सवाल आप लोग देख रहे होंगे स्क्रीन पे कि रॉलेट एक्ट के विरोध में महात्मा गांधी ने कब पूरे देश में हड़ताल की घोषणा की थी, तो 6 अप्रैल को, याद रखना। पूरे देश में हड़ताल की घोषणा महात्मा गांधी ने कब किया था, तो 6 अप्रैल 1919 ईस्वी को, ठीक है, याद रखिएगा 6 अप्रैल। ये सवाल तो आप लोग कभी भूलोगे नहीं। जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। छोटा छोटा सवाल ही परीक्षा में पूछे जाते हैं कि जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ, तो 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को, ठीक है। खिलाफत आंदोलन से संबंधित सवाल को अब हम लोग देखेंगे। मुसलमानों के खलीफा यानी मुसलमानों के जो धार्मिक गुरु थे वो कहाँ रहा करते थे, तो इसका सीधा जवाब होगा तुर्की या टर्की। तुर्की और टर्की एक ही है, ठीक है। मुसलमानों के खलीफा कहाँ रहा करते थे, तो तुर्की। खिलाफत आंदोलन किस वर्ष प्रारंभ हुआ, मैं बता चुका हूं 1919 ईस्वी में, ठीक है। खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व जो है वो कौन किया था, तो अली बंधु, मोहम्मद अली और शौकत अली, ठीक है। खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व सबसे पहले किसने किया था, तो अली ब्रदर्स थे, मोहम्मद अली और शौकत अली, ठीक है। नाम आपको मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, मोहम्मद अली और शौकत अली। यही दो भाइयों के नेतृत्व में आंदोलन को किया गया था। बाद में महात्मा गांधी भी इससे जुड़े थे। अखिल भारतीय खिलाफत सभा के अध्यक्ष कौन थे, तो अखिल भारतीय खिलाफत सभा के अध्यक्ष कौन थे, महात्मा गांधी। यहाँ पे थोड़ा सा मन में संशय आ सकता है, हालांकि मैं इसका भी वीडियो खिलाफत आंदोलन का भी बना के डाला हूँ यूट्यूब पे, कि आंदोलन एक्चुअली में जो था वो खलीफा को लेके था। यानी कहीं ना कहीं आंदोलन जो था वो भारतीय मुसलमानों से संबंधित था। लेकिन अखिल भारतीय खिलाफत सभा के अध्यक्ष कौन थे, महात्मा गांधी। तो कारण क्या था, महात्मा गांधी इस आंदोलन के माध्यम से भारत में हिंदू और मुस्लिम एकता को बढ़ावा देना चाहते थे, है ना। नेक्स्ट सवाल है, असहयोग आंदोलन किस वर्ष प्रारंभ हुआ, तो 1920। सीरियल वाइज मैं बता चुका हूँ, 15 से 22 तक का घटना को मैं जिक्र कर चुका हूँ स्टार्ट में ही, ठीक है ना, कि असहयोग आंदोलन कब स्टार्ट हुआ है, तो 1920 में। असहयोग आंदोलन के दौरान कौन सी हिंसात्मक घटना घटी थी, पूरा असहयोग आंदोलन जो था अहिंसक आंदोलन था, क्योंकि इसका नेतृत्व कौन कर रहे थे, महात्मा गांधी। परंतु इस आंदोलन के दौरान ही एक बहुत बड़ी हिंसात्मक घटना घट जाती है, और वो घटना कौन सी रहती है, तो चौरी चौरा कांड, है ना। चौरी चौरा कांड से भी संबंधित सारे सवाल को मैं इंक्लूड कर चुका हूं कि परीक्षा में किसी भी तरह से सवाल आपसे पूछे तो आप बेझिझक उन सवालों को क्या कर सके, सॉल्व कर सके। चौरी चौरा कांड जो है वो कब हुआ था, तो 5 फरवरी 1922 का डेट आपको याद रखना। चौरी चौरा 5 फरवरी 1922 ईस्वी। चौरी चौरा कांड कहाँ पे हुआ था, तो उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिला, याद रखना। चौरी चौरा कहाँ है, उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में। आइए नेक्स्ट सवाल की ओर।
चौरी चौरा कांड के बाद गांधी जी को कितने वर्ष की सजा हुई थी? तो याद रखिएगा 6 साल। 5 फरवरी 1922 को घटना घटी थी और इस घटना के कारण गांधी जी को सजा कितने साल की हुई? तो 5 और एक और जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा? 6 साल। ठीक है। किस घटना के बाद गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया? तो सीधा जवाब होगा चौरी चौरा कांड, है ना, क्योंकि इसी घटना में हिंसात्मक घटना हो जाने की वजह से महात्मा गांधी जी को लगा कि आंदोलन भटक गया है और वे आंदोलन को वापस ले लेते हैं, और जिसकी वजह से महात्मा गांधी की काफ़ी आलोचना भी होती है। असहयोग आंदोलन चलाने की अनुमति कांग्रेस ने किस अधिवेशन में दिया था? असहयोग आंदोलन चलाने की अनुमति कांग्रेस को मिला था, और कौन से अधिवेशन में? तो नागपुर अधिवेशन में। ठीक है, याद रखिएगा, कलकत्ता अधिवेशन नहीं चाहिएगा, वहां पर कांग्रेस की अनुमति नहीं मिला था। बगैर कांग्रेस की अनुमति के ही गांधी जी हालांकि आंदोलन को शुरू कर चुके थे। फाइनली कांग्रेस की मुहर कब लगती है? नागपुर अधिवेशन जब 1920 में होता है तब। आइए नेक्स्ट सवाल की ओर। औपनिवेशिक शासन के दौरान, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, ध्यान रखोगे। औपनिवेशिक शासन के दौरान बहुत सारे लोगों को काम करने के लिए फिजी, गुयाना, वेस्ट इंडीज आदि स्थानों पर ले जाया गया था। उन्हें किस नाम से जाना जाता था? मतलब उस जमाने में भारत से बहुत सारे मजदूरों को अनुबंध पर, कॉन्ट्रैक्ट पे काम कराने के लिए ले जाया जाता था। किन देशों में? फिजी में, गुयाना में, वेस्ट इंडीज में। तो उन मजदूरों को एक अलग नाम दिया गया था, और नाम बड़ा मज़ेदार है, इसलिए नाम आप भूलोगे नहीं, एक बार पढ़ लो, गिरमिटिया मजदूर। इसका आंसर क्या हो जाएगा? गिरमिटिया मजदूर, है ना। और ये जो सवाल जो अब मैं बतलाने जा रहा हूँ ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, इस चीज़ को आप लोग एकदम ध्यान में रखोगे, बहुत इम्पॉर्टेंट है कि स्वराज दल का गठन किसने किया था? स्वराज दल का गठन कौन किया था? CR दास और मोतीलाल नेहरू। स्वराज दल का नाम याद रखिएगा, क्योंकि परीक्षा में बहुत बार पूछा गया है कि स्वराज दल का गठन किसने किया है बच्चों? तो CR दास और मोतीलाल नेहरू। उसी तरह से ये भी सवाल काफ़ी इम्पोर्टेंट है, आर्थिक महामंदी कब प्रारंभ हुई? आर्थिक महामंदी कब शुरू हुआ था? 1929 में, है ना, जब अमेरिका का वो शेयर मार्केट, वॉल स्ट्रीट जो है वो अचानक गिर गया था। नेक्स्ट सवाल आप लोग के स्क्रीन पे है, आप लोग देखेंगे। आर्थिक महामंदी किस देश से प्रारंभ हुई? तो किस देश से स्टार्ट हुआ है? अमेरिका से। ठीक है, ये सवाल आपके NCERT बुक से ही है। लॉर्ड इरविन ने किस वर्ष भारत को डोमिनियन स्टेटस देने का घोषणा किया था? लॉर्ड इरविन, याद करिए, सविनय अवज्ञा आंदोलन का दौर, है ना। लॉर्ड इरविन ने किस वर्ष भारत को डोमिनियन स्टेटस मतलब अधिराज्य देने का घोषणा किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा अक्टूबर 1929, यानी अक्टूबर 1929 ईस्वी। साइमन कमीशन मोस्ट इम्पॉर्टेंट सवाल है, याद रखिएगा, जितना भी सवाल है वो कहीं ना कहीं अपने आप में महत्वपूर्ण है, उन्हीं सवालों को मैं यहाँ पे शामिल किया हूँ। साइमन कमीशन भारत किस वर्ष आया? तो आंसर होगा 3 फरवरी 1928 ईस्वी। आंसर याद रखना है, साइमन कमीशन भारत कब आया? 3 फरवरी 1928 ईस्वी को, है ना। साइमन कमीशन भारत सबसे पहले कहाँ पहुंचा था? तो याद रखिएगा, मुंबई बंदरगाह पे। ठीक है, साइमन कमीशन सबसे पहले भारत कहाँ पहुंचा था? तो मुंबई में पहुंचा था। साइमन कमीशन का विरोध लाहौर में किसके नेतृत्व में किया जा रहा था? यानी साइमन कमीशन जब इंडिया आया तो उसका तो विरोध हो रहा था, किस नारे के साथ? साइमन गो बैक के नारे के साथ, है ना। साइमन वापस जाओ, साइमन वापस जाओ, और काले झंडे दिखलाकर उनका यहाँ पे विरोध प्रदर्शन किया जा रहा था। लेकिन जब लाहौर यह कमेटी पहुंचती है, यह कमीशन जब लाहौर पहुंचती है, तो वहां पर उसका विरोध जो है वो किसके नेतृत्व में किया गया था? तो लाला लाजपत राय के नेतृत्व में। ठीक है, लाहौर में साइमन कमीशन का विरोध किसने किया था? तो लाला लाजपत राय।
एक और बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन आप लोगों के पास रेड कलर में देख रहे होंगे कि ये मेरे सिर पर की गई लाठी की हर एक वार ब्रिटिश सरकार के सत्ता के ताबूत की कील साबित होगी। यानी ये स्टेटमेंट जो है वो किसका है, किसने ये बात कहा था कि मेरे सिर पर की गई लाठी की हर एक वार ब्रिटिश सरकार की सत्ता की ताबूत की कील साबित होगी। यहाँ पे मैं बतला दूं कि जिस समय लाला लाजपत राय के नेतृत्व में लाहौर रेलवे स्टेशन पे साइमन कमीशन का विरोध किया जा रहा था, तो उस समय वहाँ पे जो लाठी चार्ज की जाती है, तो उस समय लाला लाजपत राय के सिर पर लाठियों से ताबड़तोड़ प्रहार की जाती है, यानी उनको काफ़ी मारा जाता है। उसी समय लाला लाजपत राय ने ये स्टेटमेंट दिया था कि मेरे सिर पर की गई लाठी की हर एक वार ब्रिटिश सरकार की सत्ता की ताबूत की क्या होगी, कील साबित होगी। तो ये स्टेटमेंट किनका है, लाला लाजपत राय का, है ना। कांग्रेस का नेक्स्ट सवाल है, कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन 1929, कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन 1929 जिसमें पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। याद रखिएगा, यहाँ पर भी क्वेश्चन घुमा के भी पूछ सकता है कि कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज की मांग जो है वो अपने किस अधिवेशन में किया, तो आंसर क्या हो जाएगा, कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में। ठीक है, अब इसी को और किस तरह से पूछ सकता है कि कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन जो 1929 में हुआ था और जिसमें स्वराज की मांग की गई थी, उसके अध्यक्षता कौन किए थे, तो जवाहरलाल नेहरू। कौन सी नदी के किनारे, तो रावी नदी के किनारे। कौन सी नदी के किनारे, तो रावी नदी के किनारे उन्होंने तिरंगा को फहरा कर पूर्ण स्वराज की मांग किया था। और इसी वजह से प्रत्येक वर्ष उसके बाद से 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। ठीक है, सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रारंभ किस ऐतिहासिक घटना के साथ हुआ था, यानी सविनय अवज्ञा आंदोलन भारत में स्टार्ट हुआ था तो किस ऐतिहासिक यात्रा के साथ, तो दांडी यात्रा के साथ। यानी सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत किससे हुई थी, तो दांडी यात्रा से हुई थी। नेक्स्ट सवाल, दांडी यात्रा कब प्रारंभ हुआ, तो दांडी यात्रा प्रारंभ हुआ कब, 12 मार्च 1930 ईस्वी से। दांडी यात्रा का प्रारंभ कहाँ से हुआ था, सब सारे तरह के सवाल मैं बनाया हूं ताकि आपसे किसी भी तरह का सवाल पूछे आप बना सकते हो। दांडी यात्रा का प्रारंभ कहां से हुआ था, तो अहमदाबाद के साबरमती आश्रम से। कहां से, अहमदाबाद के साबरमती आश्रम से। ओके, सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था, तो याद रखिएगा लॉर्ड इरविन। ठीक है, दांडी यात्रा का प्रारंभ, जस्ट ए मिनट, दांडी यात्रा का प्रारंभ गांधी जी कितने सहयोगियों के साथ किए थे, तो 78। शुरुआत में गांधी जी के साथ जो साबरमती आश्रम से जो लोग निकले थे, कितने लोगों के साथ गांधी जी निकले थे, 78 लोग ही थे। बाद में इस यात्रा में हजारों लोग जो है वो शामिल हुए, लेकिन शुरुआत में गांधी जी 78 लोगों के साथ ही इस यात्रा को शुरुआत किए थे। दांडी यात्रा में गांधी जी कुल कितने किलोमीटर की दूरी तय किए थे, तो याद रखिएगा 240 किलोमीटर। और दांडी यात्रा को विशेष रूप से यदि आपको जानकारी लेनी है तो आप एक बार हमारे YouTube चैनल पे अवश्य विजिट कीजिए, आपको वहाँ पे ये सारे मटेरियल मिलेंगे कि दांडी यात्रा में गांधी जी कुल कितने किलोमीटर की दूरी तय किए थे, तो 240, है ना। गांधी जी दांडी में नमक बनाकर नमक कानून का उल्लंघन कब किए थे, तो 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को। याद रखिएगा 12 मार्च को गांधी जी यात्रा शुरू किए थे, 5 अप्रैल को वो वहाँ पर पहुँचे थे और 6 अप्रैल को गांधी जी वहाँ पे नमक बनाए। यानी 12 मार्च को साबरमती आश्रम से निकले, 5 अप्रैल को वो दांडी पहुँचे और 6 अप्रैल को वो क्या किए, नमक बनाए। कैसे, तो समुद्र के जल को उबाल कर, है ना, प्राकृतिक विधि से नमक बनाकर नमक कानून का उन्होंने उल्लंघन किया था। गांधी इरविन समझौता कब हुआ, गांधी इरविन समझौता जो है वो कब हुआ है, 5 मार्च 1931 ईस्वी को, है ना। गांधी और इरविन के बीच में समझौता कब हुआ है, तो 5 मार्च 1931 ईस्वी को। इम्पॉर्टेंट सवाल है, ठीक है।
5 मार्च 1931 ईस्वी। इसी समझौते के बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन को रोका गया और गांधी जी गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए कहाँ जाते हैं? लंदन जाते हैं। और कौन से जहाज से जाते हैं? तो एस राजपूताना नामक जहाज से गांधी जी इंग्लैंड गए। लेकिन वहाँ पर भी उनका स्वागत बहुत ही अच्छे तरीके से हुआ। आप समझ सकते हो कि गांधी जी को वहाँ पर किन चीज़ों से संबोधित किया गया होगा। आपको वीडियो मेरे देखे होंगे तो आपको पता होगा कि गांधी जी को वहाँ पे अर्धनंगा फकीर और देशद्रोही फकीर कह के संबोधित किया गया था, है ना। चलिए, बहुत सारी जानकारी हो गई। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वर्ष 1929 ईस्वी में लेजिस्लेटिव असेंबली यानी दिल्ली में केंद्रीय विधानसभा में लेजिस्लेटिव असेंबली में किसने बम फेंका था? किसने लेजिस्लेटिव असेंबली दिल्ली में जाकर बम फेंका था भाई? तो भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त। ये काम सिर्फ भगत सिंह ही जैसे लोग कर सकते थे और बाकी कोई लोग में इतना हिम्मत नहीं था। तो याद रखिएगा, लेजिस्लेटिव असेंबली में बम किन्होंने फेंका था? तो भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने। ठीक है, नेक्स्ट सवाल कि वे बम और पिस्तौल की उपासना नहीं करते बल्कि समाज में क्रांति चाहते हैं। यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है, ठीक है। वे बम और पिस्तौल की उपासना नहीं करते बल्कि समाज में क्रांति चाहते हैं। यह कथन किसका है? आपको हो सकता है कि लगे कि ये क्वेश्चन जो है वो बुक का नहीं है, सर एक्स्ट्रा बनाए हैं, लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि क्लास 10 के NCERT के बुक से बाहर एक भी सवाल मैं यहाँ पे क्रिएट नहीं किया हूँ। इसलिए ये सवाल भी 100% क्लास 10 के NCERT बुक से ही लिया गया है कि वे बम और पिस्तौल की उपासना नहीं करते बल्कि समाज में क्रांति चाहते। यह कथन जो है वो किसका है? तो भगत सिंह का। नेक्स्ट सवाल, क्रांति मानव जाति का जन्मजात अधिकार है और जिसका अपहरण नहीं किया जा सकता। ठीक, ये दूसरा स्टेटमेंट भी है, पढ़िए कि क्रांति मानव जाति का जन्मजात अधिकार है, यानी क्रांति करना हम मानवों का जन्मजात अधिकार है और इसका अपहरण नहीं किया जा सकता, मतलब ये अधिकार हमारा कोई छीन नहीं सकता। यह कथन किसका है? तो यह कथन भी बच्चों भगत सिंह का है, इसलिए आपको भगत सिंह को भूलना नहीं है। नेक्स्ट सवाल, भारतीय औद्योगिक एवं व्यावसायिक कांग्रेस का गठन कब हुआ? ये सारे के सारे सवाल यहाँ पे जो भी आपको मिलेंगे, अभी लगेगा कि NCERT बुक का नहीं है, लेकिन मैं आपको 100% गारंटी दिला रहा हूँ कि ये सारे के सारे सवाल जो है मैं आपके लिए बहुत ही मेहनत करके छांट कर बनाया हूँ, ताकि आपका एक भी क्वेश्चन परीक्षा में किसी भी हाल में छूटे नहीं। तो भारतीय औद्योगिक एवं व्यावसायिक कांग्रेस का गठन कब हुआ है? 1920 ईस्वी। ठीक है, भारतीय औद्योगिक और व्यावसायिक कांग्रेस का गठन कब हुआ है? 1920 में। ठीक, इसी प्रकार से नेक्स्ट सवाल, भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग परिसंघ फिक्की, भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग परिसंघ जिसको शॉर्ट में क्या कहा जाता है? फिक्की कहा जाता है। ठीक है, FICCI, फिक्की के नाम से भी इसको जानते हैं शॉर्ट में। F फॉर फेडरेशन, I फॉर इंडियन, C फॉर चेंबर, C फॉर कॉमर्स और I फॉर फिर इंडस्ट्री, है ना। तो कि फिक्की का गठन कब हुआ है? तो 1927 में, याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल, किस वर्ष छोटा नागपुर के टीन, यहाँ पे मिस्टेक है, टीन होगा, टीन, यहाँ टाइपिंग मिस्टेक है। किस वर्ष छोटा नागपुर के टीन खानों के यानी खदानों के हजारों मजदूरों ने गांधी टोपी पहनकर रैलियों और बहिष्कार अभियानों में हिस्सा लिया? यानी किस साल की बात हो रही है कि किस साल हमारे छोटा नागपुर के भी टीन के खदानों में काम करने वाले हजारों मजदूर जो थे वो गांधी का टोपी पहनकर और देश के स्वतंत्रता संग्राम से जुड़े रैलियों में और बहिष्कार अभियानों में हिस्सा लेने के लिए शुरू किया? तो याद रखिएगा, कौन सा आंदोलन? सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में। ठीक है, गोदी कामगारों ने हड़ताल कब किया? ये भी NCERT का ही सवाल है कि गोदी कामगारों ने हड़ताल कब किया? तो 1932 में। ठीक है,
नेक्स्ट सवाल है कि प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ। तो प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? 1930 में, ठीक है। और ये असफल हो गया था और इसी वजह से गांधी जी के साथ लॉर्ड इरविन जो था ना, वो समझौता करने के लिए बाध्य हो गया था। और इसी की वजह से 5 मार्च 1931 ईस्वी को गांधी और इरविन के बीच में समझौता होता है, जिसका सवाल मैं पहले ही आपको समझा चुका हूं। बच्चों, यदि आपको वाकई में लग रहा होगा कि हमारा क्वेश्चन जो है वो इम्पॉर्टेंट है, तो प्लीज़ आप लोग इस वीडियो को शेयर अवश्य कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट भी करेंगे। नेक्स्ट सवाल है कि पूना पैक्ट किनके बीच में हुआ था। तो पूना पैक्ट याद रखिएगा, गांधी जी और भीमराव अंबेडकर यानी बाबा साहेब के बीच में हुआ था। पूना पैक्ट किनके बीच में हुआ है? तो महात्मा गांधी जी और भीमराव अंबेडकर जी यानी गांधी और बाबा साहेब के बीच में हुआ है। पूना पैक्ट कब हुआ? पूना पैक्ट से एक और सवाल, पूना पैक्ट कब हुआ है? 1932 में, ठीक है। अच्छा, ये कहाँ पे हुआ था? यदि आपको पता है तो प्लीज़ आप लोग हमें कमेंट में करके कमेंट बॉक्स में अवश्य कमेंट कीजिएगा कि पूना पैक्ट जो गांधी जी और भीमराव अंबेडकर के तरफ दोनों के बीच में हुआ था, ये किस स्थान पे हुआ था? ठीक है, पूना में तो हुआ है, नाम से ही पता है, लेकिन पुणे में किस प्लेस पे हुआ है, किस जगह में हुआ था? ये बहुत विशेष जगह है वो। और एक और मज़ेदार सवाल आप लोगों के लिए मैं छोड़ रहा हूँ, पूछ रहा हूँ, देखता हूँ कि मैं कौन कौन बच्चे इसका जवाब दे सकते हैं कि इस पूना पैक्ट में, ये पूना पैक्ट महात्मा गांधी और भीमराव अंबेडकर के बीच में हुआ था, लेकिन समझौते पत्र पे, समझौता का जो पेपर था उस पे भीमराव अंबेडकर जी तो साइन किए थे, लेकिन महात्मा गांधी की तरफ से इस पूना पैक्ट पे हस्ताक्षर कौन किया था? ये सवाल का जवाब यदि आप दे दिए तो मैं मानूंगा कि वाकई में आप बहुत टैलेंटेड हो। अच्छा, एक और सवाल मैं दे रहा हूं पूना पैक्ट से ही, कि वो कौन व्यक्ति थे जिन्होंने पूना पैक्ट की सफलता की वजह से, मतलब पूना पैक्ट में इतने खुश हो गए थे पूना पैक्ट होने की वजह से, कि जिन्होंने अपने कलम की अदला बदली भीमराव अंबेडकर साहब के साथ कर लिए थे, यानी अपना पेन भीमराव अंबेडकर को दे दिए थे और उनका पेन वो खुद ले लिए थे। पेन यानी कलम। 3 सवाल मैं पूना पैक्ट से दिया हूँ, देखता हूँ कौन कौन बच्चे जो है वो इन सवाल का जवाब दे पाते हैं। चलिए, नेक्स्ट सवाल है, दमित वर्ग एसोसिएशन, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। दमित वर्ग एसोसिएशन का गठन किसने किया था? तो भीमराव अंबेडकर ने, ठीक है। दमित वर्ग एसोसिएशन का गठन किसने किया है? तो भीमराव अंबेडकर। नेक्स्ट सवाल है, वंदे मातरम गीत किसने लिखा था? तो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने, ठीक है। एक सवाल इससे और भी बन सकता है कि वंदे मातरम गीत को किस जगह से लिया गया? तो आनंद मठ से। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय का पुस्तक है उपन्यास आनंद मठ, इसी आनंद मठ में इससे इस गीत को लिया गया है। कौन सा गीत को? वंदे मातरम गीत को। भारत माता की तस्वीर को सबसे पहले किसने बनाया था? जो आज हम भारत माता की तस्वीर देखते हैं ना, उस तस्वीर को सबसे पहले किसने बनाया था? तो अवनींद्रनाथ टैगोर ने। ये सारे सवाल लग रहा है कि छोटा है, लेकिन ये लास्ट तीन जो सवाल है ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, इसलिए इन सवालों को आप लोग लाइटली कृपया ना लें। नेक्स्ट सवाल आपके स्क्रीन पे, हिंद स्वराज पुस्तक किसने लिखा? मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है। हिंद स्वराज नामक पुस्तक किसने लिखा? तो महात्मा गांधी ने, ठीक है। नेक्स्ट सवाल, स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। 8वां क्लास में भी आप लोगों को मैं पढ़ाया हूँगा, यदि आप लोग हमसे पढ़े होंगे तो। स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, यह कथन किसका है? तो बाल गंगाधर तिलक जी का, है ना। नेक्स्ट,
अंग्रेजों ने महात्मा गांधी को किस चीज़ की उपाधि दी थी? तो कैसर हिंद की उपाधि दी थी। तो चलो बच्चों, यहीं पर इस वीडियो का अंत होता है और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको सारे क्वेश्चन जो है वो समझ में आ गए होंगे। और यदि ना समझ में आई हो, किसी भी तरह का मन में कोई संशय हो, तो प्लीज़ आप हमसे कांटेक्ट करिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर अवश्य कीजिएगा।